आज के एपिसोड में हम देखेंगे गुवाहाटी से अरुणाचल प्रदेश के बोमडिला और दिरांग होते हुए और 13,700 फीट के एल्टीट्यूड पे स्थित वेरी फेमस सेला पास को क्रॉस करते हुए कैसे एक बेहद सुंदर हिल स्टेशन तवांग पहुंचा जा सकता है, और जानेंगे स्टे और फूड के मेरे कौन से रिकमेंडेशंस हैं। अरुणाचल में एंटर करने के लिए इनर लाइन परमिट कैसे बनाया जाता है, मैंने कौन सा टूर पैकेज चुना और उसका कॉस्ट क्या रहा, ये सब कुछ। मेरा नाम है तापस और आप सबका स्वागत है फ्री बिट ट्रैवल्स में। चैनल में नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं अनलिमिटेड और इन्फॉर्मेटिव ट्रैवल कंटेंट के लिए। अगर टाइम चाहिए कोई बात नहीं, आप पहले इस वीडियो को देख लीजिए। अरुणाचल ये शब्द आया है दो शब्दों को मिला के, जैसे कि अरुण और अचल। संस्कृत में अरुण का मतलब होता है सनराइज, डॉन यानी सूरज की पहली किरण या उस समय दिखाई देने वाला वो चमकीला सा लाल रंग, और अचल का मतलब होता है माउंटेन्स। तो अरुणाचल का मतलब हो जाता है द लैंड ऑफ द डॉनलिट माउंटेन्स। इसे द लैंड ऑफ राइजिंग सन भी कहा जाता है, और ये ऐसे ही नहीं कहा जाता। अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट इंडिया के सबसे बड़े स्टेट होने के साथ साथ इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट यानी सबसे पूर्वी राज्य भी है। तो हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि इंडिया में सबसे पहले सनराइज अरुणाचल प्रदेश में ही होता है, जिस स्टेट को अच्छे से घूमने के लिए 14 टूरिस्ट सर्किट्स को मार्क किए गए हैं, जिनमें से हम इस बार तवांग सर्किट को एक्सप्लोर करने वाले हैं। आइए जानते हैं कि इस ट्रिप का स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा होना चाहिए। आप अपनी ट्रिप की शुरुआत कर सकते हैं गुवाहाटी से, और हमने भी यही किया। इंडिया के किसी भी पार्ट से बाय ट्रेन या बाय फ्लाइट गुवाहाटी तक पहुंचना बहुत आसान है। गुवाहाटी के लोकप्रिय गोपीनाथ बॉर्डोले इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए देश के हर मेजर सिटी से फ्लाइट्स अवेलेबल होते हैं, जबकि गुवाहाटी जंक्शन से होते हुए 108 ट्रेन गुजरती हैं। बाय रोड गुवाहाटी सिलीगुड़ी, डिब्रूगढ़, ईटानगर और शिलोंग जैसे सिटीज के साथ अच्छे से कनेक्टेड है। एक बार आप गुवाहाटी पहुंच जाते हैं तो आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं तवांग तक पहुंचने के, जैसे कि प्राइवेट टैक्सीज, शेयर टैक्सीज और बसेस। गुवाहाटी से तवांग की दूरी है एक रूट से 430 किलोमीटर और दूसरे रूट से करीब 510 किलोमीटर, और इसीलिए आप बस में ट्रैवल करते हैं तो 19 घंटे से भी ज्यादा समय लग जाता है। टैक्सीज में भी कुछ कम समय नहीं लगता, इसीलिए आप अपनी जर्नी को बीच में ब्रेक कर सकते हैं, जिसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। तो मैंने कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट चुना? अरुणाचल में बस सर्विस के ऊपर पूरी तरह रिलाय नहीं किया जा सकता, क्योंकि सारे डेस्टिनेशंस बस के नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं है, और जो जगह भी कनेक्टेड हैं उनके बीच हमेशा बस रन कर पाए ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। तो आमतौर पे यहाँ इस्तेमाल होता है टाटा सुमोस का शेयरिंग टैक्सीज के तौर पे, पर इनमें एक साथ 10 पैसेंजर तक को बिठाया जाता है, तो कंफर्ट के मामले में ये ऑप्शन इतना सही नहीं है। प्राइवेट टैक्सीज के कॉस्ट वन वे के 20,000 रुपए के आसपास से शुरू हो जाते हैं, जो फैमिलीज या छोटे ग्रुप्स के लिए तो सही है, पर मेरे जैसे सोलो ट्रैवलर्स के लिए नहीं। तो इसीलिए मैंने एक टूर पैकेज बुक किया इंडियाज लार्जेस्ट ब्रांडेड हॉस्टल चेन जोस्टल के थ्रू, जिसमें मैं एक ग्रुप के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ। अभी तक कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके बता देना। हम अब निकलते हैं गुवाहाटी के रेलवे स्टेशन से एक एपिक सी जर्नी पे। आज हम कवर करने वाले हैं करीब 340 किलोमीटर, जिनमें से पहले 240 किलोमीटर आसाम के होंगे और बाकी 100 किलोमीटर होंगे अरुणाचल के। दोनों स्टेट्स के लैंडस्केप्स में कितना कॉन्ट्रास्ट है आपको खुद दिख जाएगा। करीब 120 किलोमीटर आने के बाद हम रुक गए हैं अनुराग ढाबा पे और अपने लिए ऑर्डर कर लिया है एक प्रॉपर ऑथेंटिक असमीज थाली, जिसमें है चावल, दाल, करेले की भाजी, बीन्स की भाजी, आलू परवल की भाजी, पीनट चटनी, पापड़, बैंगन फ्राई, स्पाइन गॉड या कंटोला की भाजी, पपाया का एक डिश और एक और डिश जिसका मुझे नाम नहीं पता। ऐसे में इस थाली में आपको आलू पिटिका यानी आलू भरता, साग और काजी नेमू, जो असम का स्टेट फ्रूट भी है, ऑलमोस्ट हर जगह दिख जाएगा। अभी हम क्रॉस कर रहे हैं ब्रह्मपुत्र रिवर को, जो अपनी चौड़ाई की वजह से हर किसी को दंग कर देती है। यहाँ पर तो ये करीब 3 किलोमीटर चौड़ी है, पर इसकी एवरेज विड्थ थी 5.5 किलोमीटर के करीब है। फिर हम एंटर कर जाते हैं नामेरी टाइगर रिजर्व में, और क्योंकि हम आसाम और अरुणाचल के बॉर्डर के पास पहुंचने वाले हैं, मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि एक टूरिस्ट के तौर पे अरुणाचल में एंटर करने के लिए एक परमिट की जरूरत होती है, जिसे कहते हैं इनर लाइन परमिट या ILP।
अरुणाचल के पूरे स्टेट को एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया माना जाता है क्योंकि ये स्टेट इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है भूटान, चाइना और म्यांमार के साथ। तो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से और सेंसिटिव एरियाज में लोगों के मूवमेंट को रेगुलेट करने के मकसद से ही ILP को एक मैंडेटरी ट्रैवल डॉक्यूमेंट बनाया गया है। अगर आपने मेरी तरह किसी टूर एजेंसी या ऑपरेटर से कोई टूर पैकेज बुक किया है तब तो ILP के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ILP वो लोग ही बना के ले आते हैं और जहाँ जहाँ चाहिए होता है वो ऑफिसर्स को शो करते रहते हैं। अगर आप खुद से अरुणाचल आना चाहते हैं या सेल्फ ड्राइव या सेल्फ राइड करके आना चाहते हैं तो ILP आपको खुद ही बनवाना पड़ेगा। प्रोसेस बहुत सिंपल है और आपको 5 मिनट का भी टाइम नहीं लगेगा। बस आपको कुछ ही पॉइंट्स याद रखने हैं, जैसे कि टूरिस्ट ILP 14 दिन के लिए ही मैक्सिमम बनाया जा सकता है। 3 दिन तक के लिए फी है 300 रुपए और 4 से 14 दिन तक के लिए है 500 रुपए। 14 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए ILP नहीं चाहिए। आपको बस अपनी ID प्रूफ की फोटो और एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करनी है और ऑनलाइन फी पेमेंट करनी है। उसके बाद आप अपने eILP को तुरंत डाउनलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन वाला तरीका ऑफलाइन वाले से इजी और लेस टाइम कंज्यूमिंग है। यदि आप ऑफलाइन मेथड ट्राई करना चाहते हैं तो आप इन ऑफिसेस में जाके अपने ILP को ऑब्टेन कर सकते हैं। और इसी बीच हम भालुकपोंग पहुंच गए हैं, जो इस रूट में अरुणाचल का पहला टाउन है। और पहली बार आपके पास ILP है या नहीं, यहाँ पे पूछा जाता है। आप नोटिस कर रहे होंगे कि राइट हैंड साइड पे एक नदी आ चुकी है और लेफ्ट हैंड साइड पे पहाड़। नदी का नाम वैसे है कामेंग। ऐसे नज़ारे आने वाले कई किलोमीटर तक दिखने वाले हैं जब तक कि आपका सामना फॉग से नहीं हो जाता, मतलब खतरनाक वाले फॉग से। भालुकपोंग से बॉमडिला तक का रास्ता काफी चैलेंजिंग है, क्योंकि बीच में करीब 10 से 15 किलोमीटर का एक ऐसा पैच आता है जहां साल भर बहुत ही ज्यादा फॉग देखने को मिलती है और विजिबिलिटी ना के बराबर हो जाती है। बीच में कुछ वाटरफॉल्स भी आए जिनकी आवाज तो आ रही थी, पर उन्हें देख पाना इम्पॉसिबल था। फाइनली इस टनल के बाद फॉग गायब ही हो गया और बॉमडिला, जहां आज रात को हम स्टे करने वाले हैं, पहुंचते पहुंचते 7:30 बज गए हैं, पर ऐसा लग रहा है जैसे रात के 9 बज चुके हों। हम रुक रहे हैं होटल एलिजियम में, जिसे मैं आप लोगों को बिल्कुल रेकमेंड करना चाहूंगा। डिनर में है रोटी, चावल, दाल, मिक्स वेज और चिकन करी। तो अभी के लिए गुड नाइट, मिलते हैं कल सुबह। कल का दिन आज से बहुत खास होने वाला है। आज इस ट्रिप का दूसरा दिन है और सुबह के नज़ारे बॉमडिला के कुछ इस प्रकार के हैं। बॉमडिला सी लेवल से 7,273 फीट या 2,217 मीटर्स के एल्टीट्यूड पे स्थित एक सुंदर और शांत सा हिल स्टेशन है, जिसे तवांग के रास्ते महज एक नाइट हॉल्ट की जगह की तरह ना देखा जाके एक ऑफबीट डेस्टिनेशन की तरह भी देखा जा सकता है। बॉमडिला में बहुत सारे होटल्स और काफी सारे कैफेज और शॉपिंग ऑप्शन से भरपूर एक मार्केट के साथ साथ कई सारे टूरिस्ट अट्रैक्शंस भी हैं, जैसे कि करीब 60 साल पहले बना बॉमडिला मोनेस्ट्री, जिसे GRL मोनेस्ट्री भी कहा जाता है। बॉमडिला व्यू पॉइंट, RR हिल जो बॉमडिला का हाईएस्ट पॉइंट है, लोअर और मिडिल गोम्पा और बहुत सारे एप्पल ऑर्चर्ड्स जो विंटर में अपने फुल ग्लोरी में दिखेंगे। अगर इतना सुंदर है बॉमडिला तो बाहर से थोड़ा टहल के आ जाते हैं। कुछ ऐसा है बॉमडिला का प्यारा सा शहर, चारों तरफ
बादल से ढके हुए पहाड़ और मजा आ रहा है। कल रात को तो पता नहीं चल पा रहा था, पर अभी सुबह होते ही पता चल रहा है कि हम कितने सुंदर जगह पे हैं। तारीख है 13 अक्टूबर और सुबह के 7 बज रहे हैं। टेम्परेचर है 12 से 13 डिग्री सेल्सियस के अराउंड। कल हम गुवाहाटी से आके बॉमडिला पहुंचे थे, डिस्टेंस है 320 किलोमीटर के आसपास। तो कल बस आने में ही चला गया, पर व्यूज काफी अच्छे मिले। तो आज हमारा प्लान ये है कि बॉमडिला से हम तवांग जा रहे हैं। डिस्टेंस और 180 किलोमीटर के अराउंड है और हम सेला पास क्रॉस करते हुए जाने वाले हैं। सुनने में आया है कि कल सेला पास में स्नोफॉल हुआ है। लेट्स होप कि सच में स्नोफॉल हुई हो। पिछली बार मैं जब आया था तो सेला पास में रुक नहीं पाया था। सेला टनल हालांकि बन गया है, लेकिन फिर भी सेला पास जाने का मजा तो अलग ही होता है। सेला पास का अल्टीट्यूड है कुछ 13,000 प्लस फीट का, तो काफी मजा आने वाला है। अभी 7 बज रहे हैं, 7:30 को ब्रेकफास्ट मिलने वाला है। उसके बाद निकलते हैं फटाफट से। और होटल का नाम है हमारा होटल एलिजियम। कल रात को रूम टूर नहीं दे पाया था, तो अभी चल के दे ही देता हूँ। मैं होटल वापस जा ही रहा था कि मुझे एक बड़ा ही सुंदर सा पार्क दिख गया है, जिसका नाम है बुद्धा पार्क। लोकल्स तो यहाँ पे वॉक करने के लिए आते हैं, पर मेरे लिए ये किसी टूरिस्ट अट्रैक्शन से कम नहीं है। मैं होटल वापस आ चुका हूँ और ब्रेकफास्ट बना है कुछ इस प्रकार का। तो कुछ ऐसा था रूम। हम लोग 3 लोगों ने ये शेयर किया था। हर तरफ आपको व्यू मिल जाएगा। इधर का नॉर्मल है, जबकि इधर का बहुत खास है। बाहर भी जा सकते हैं वैसे। और ये रहा वॉशरूम, हॉट वाटर की व्यवस्था है। सामान अनलोड हो रहा है गाड़ी में और 8:30 बज रहे हैं। अभी निकलते हैं हम तवांग की तरफ। और पहाड़ों में आप टाइम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि ETA क्या होने वाला है या कितना टाइम आप लेने वाले हैं तवांग तक पहुंचने के लिए, या किसी भी पर्टिकुलर डिस्टेंस पहुंचने के लिए। आज का दिन बहुत खास होने वाला है, कल से खास मैं कह सकता हूं। मिलते हैं रास्ते में। निकलने के बाद जो पहला खास जगह आने वाला है वो है दिरांग, जिसका डिस्टेंस बॉमडिला से है 42 किलोमीटर्स। पर उससे पहले भी रूट बहुत ही सीनिक है और कुछ सुंदर से गांव आते हैं रास्ते में, जैसे कि ये। और ये वाला पैच देख के तो मेरा यहाँ बाइक चलाने का मन कर गया। अरुणाचल आजकल वैसे बाइकर्स के लिए वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर स्टेट है। अब हम दिरांग पहुंच गए हैं। आप बॉमडिला के बदले दिरांग में भी नाइट को स्टे कर सकते हैं। दिरांग के अंदर से नहीं, बल्कि हम बाहर से ही गुजर रहे हैं, क्योंकि कुछ रास्ते का काम चल रहा है। दिरांग के घूमने की जगहों की बात करें तो वो हैं दिरांग मोनेस्ट्री, दिरांग फोर्ट, सांगती वैली और मंडला टॉप जैसे कुछ जगह। इन जगहों को हम लौटते वक्त एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। और राइट हैंड साइड पे दिखाई देने वाले दिरांग वैली की क्या ही बात करूं। पहले राइट हैंड साइड पे जो नदी थी वो अब लेफ्ट हैंड साइड पे आ चुकी है और इसका नाम है दिरांग च्यू, यानी कि दिरांग नदी। आगे हमें थोड़ी बारिश मिली, जिसकी वजह से मौसम थोड़ा खराब हो गया है और फिर से वही फॉग मिल गया है। सेला टॉप यानी सेला पास के लिए और 18 किलोमीटर बचे हैं। ऐसे मौसम हम जब घर पे होते हैं तभी अच्छा लगता है, घूमते वक्त नहीं, क्योंकि मैं आपको चीजें अच्छे से दिखा नहीं पाता। बट थैंकफुली 2022 के जून के मंथ में बनाए गए वीडियो मेरे पास अभी भी हैं। अब आप खाई की तरफ देख रहे होंगे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होगा, पर मौसम साफ हो तो यही सेम जगह ऐसा दिखता है। तब रेनी सीजन चल रहा था, पर लकीली मौसम साफ था। अब रेनी सीजन खत्म हो चुका है, पर मौसम अभी भी साफ नहीं है।
इसीलिए कहते हैं पहाड़ों में कब क्या हो जाएगा प्रेडिक्ट करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। अब हम सेला पास पहुंचने ही वाले हैं, तो प्रेजेंट में वापस आते हैं। अभी तक हम वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में थे। ये रहा सेला पास का वो आइकॉनिक सा गेट जिसमें लिखा है वेलकम टू तवांग। और ऐसे अब हम एंटर कर चुके हैं अरुणाचल के तवांग डिस्ट्रिक्ट में। तो अब हम सेला पास पहुंच चुके हैं, लेकिन यहाँ पे काफ़ी फॉगी सा हो रहा है और स्नो भी नहीं है, बट ठंड है काफ़ी। 7-8 डिग्री सेल्सियस होगा टेम्परेचर। आगे की तरफ चल रहे हैं, हम थोड़ा घूम के आ रहे हैं। जो गेट है वेलकम टू तवांग वाला वो रहा। ये एक लेक है और एक लेक आगे भी है, तो अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं ये सारे जगह। तो ये आई लव सेला वाला पॉइंट भी है जहाँ पे फ़ोटो वोटो लिया जा सकता है उस गेट के अलावा। तो ये आई लव सेला वाला पॉइंट है, इसके पीछे लेक है और यहाँ पे है वो माइलस्टोन जहाँ पे लिखा गया है सेला पास का अल्टीट्यूड, जो कि है 13,700 फीट। इसके साथ ही फ़ोटो लेने वाले हैं थोड़ी देर में। पहले हम नीचे चल के घूम के आते हैं। जैसा कि सिक्किम ट्रिप में हुआ था सोंगमो लेक में, बिल्कुल फॉग आ गया था और लेक नहीं दिख पाया था। यहाँ पे भी ठीक वैसा ही हो रहा है। अभी थोड़ी देर पहले ये लेक का क्लियर दिखाई दे रहा था ऊपर से, पर हम जैसे ही नीचे आए विजिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो सी हो गई है। और देख सकते हैं लेक यहीं पे ही है बट नज़र नहीं आ रही है। लेक के चारों तरफ ऐसे पैथवे बना हुआ है, एक बड़ा सा चक्कर लगा सकते हैं, पर काफ़ी बड़ा चक्कर हो जाएगा। ये लेक काफ़ी बड़ा है। जो उस तरफ है वो एक छोटा सा लेक है। तो हमने डिसाइड किया है कि वापस चलेंगे और जो वेलकम टू तवांग वाला गेट है वहाँ पे कुछ फ़ोटो वोटो लेंगे और जो माइलस्टोन है उसके साथ और कुछ फ़ोटो वोटो लेंगे और वापस चलेंगे। लेट्स गो। मैंने थोड़ा वेट किया कि मौसम क्लियर होगा क्या, पर हुआ नहीं, उल्टा बारिश बढ़ गई है। यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें इस जगह के बारे में काफी जानकारी दी गई है। सेला लेक, जिसे पैराडाइज लेक भी कहा जाता है, विंटर के मंथ्स में पार्शियली और कभी कभी फुल्ली फ्रोजन रहता है। इस लेक के चारों तरफ आपको याख्ट भी काफी सारे दिख सकते हैं। ईस्टर्न हिमालयस के इस पार्ट में करीब 101 ऐसे ग्लेशियर लेक्स हैं जिन्हें बुद्धिज्म में काफी पवित्र माना जाता है। सेला पास उन कुछ गिने चुने पासेस में से एक है जहां टेम्परेचर अगर -10 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाए तब भी ये खुला रहता है। इस पास के नीचे सेला टनल वैसे बन चुकी है जिसे आप यूज कर सकते हैं अगर आपको टाइम बचाना है, पर एक टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से सेला को मिस नहीं किया जा सकता। देखिए यहाँ पे लिखा है वेलकम टू वेस्ट कामेंग, क्योंकि गेट के उस साइड है वेस्ट कामेंग जिस डिस्ट्रिक्ट से हम इधर आ रहे हैं, और दूसरी साइड लिखा हुआ है वेलकम टू तवांग। तो इस गेट के ठीक सामने ही एक कैफ़े, इसे आर्मी वालों के द्वारा रन किया जाता है। कॉफ़ी और मैगी हम ले रहे हैं थोड़ा रिलैक्स फील करने के लिए। कॉफ़ी तो मैंने 2 ले लिया ताकि नॉर्मल हो पाऊँ, क्योंकि ठंड की वजह से हालत थोड़ी ख़राब हो रही थी। मतलब ख़राब नहीं हो रही थी, मज़ा आ रहा है। यहाँ पे कुछ ट्रेडिशनल गाना बज रहा है अरुणाचली, मज़ा आ रहा है। तो गाइस मैं अभी थोड़ा ऊपर आ गया हूँ जहाँ पे ये बुद्धा जी की स्टैचू है। तो यहाँ पे लिखा गया था कि आप सेला पास आ रहे हैं तो यहाँ पे आके दर्शन जरूर करके आएँ। तो मैं बिल्कुल ये जो गेट है ना इसके बगल में ही हूँ। सीढ़ियाँ हैं उधर से और इधर से एक ऊपर से व्यू मिल रहा है इस जगह का। बुद्धा जी की स्टैचू है, ये 14 दलाई लामा जी के द्वारा यहाँ पे स्थापित किया गया है। तो यहाँ पे आ रहे हैं तो जरूर दर्शन करके जाएं। तो सिचुएशन इम्प्रूव होने का नाम नहीं ले रहा है। लगभग 1 घंटे के आसपास हो गया है हम लोग यहीं पे रुके हुए हैं और मौसम जैसा का वैसा ही है, लेकिन ठंडा वेदर है और काफ़ी फॉगी सा हो रहा है और बारिश हो रही है हल्की हल्की, बहुत मज़ा आ रहा है। नीचे चलते हैं, मेरे दोस्त लोग उधर हैं, चल के मैं ज्वाइन करता हूँ, बाकी कुछ फोटो लेता हूँ आखिरी बार और फिर निकलते हैं तवांग के लिए। ये रहे मेरे नए फ्रेंड्स जो इसी ट्रिप पे ही बने हैं, जो इंडिया के अलग अलग स्टेट से आते हैं। उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में जानना और उन्हें खुद के बारे में बताना, यही सब तो है ऐसे ग्रुप के साथ ट्रैवल करने का मजा। इससे पहले कि हम सेला पास से निकलें, आप सबको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ क्योंकि जरूरी है।
कहानी है सिर्फ 21 साल की उम्र में देश के लिए शहीद हुए और मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित राइफलमैन जसवंत सिंह रावत जी की और सेला की। लोकल्स का कहना है कि 1962 के सीनो इंडियन वॉर के दौरान एक मोनपा टाइप की लड़की सेला को 4th गढ़वाल राइफल्स में पोस्टेड राइफलमैन जसवंत सिंह जी से प्यार हो गया। वॉर के दौरान अपने यूनिट के सारे जवानों के शहीद हो जाने के बावजूद जसवंत सिंह जी ने अकेले अदम्य साहस का परिचय देते हुए 72 घंटों तक चाइनीज सोल्जर्स का सामना किया और उनके 300 सोल्जर्स को मार गिराया। कहते हैं सेला ने भी उनकी बहुत मदद की खाने पीने और एम्यूनिशन के मामले में। जसवंत जी पकड़े ना जाते और चाइनीज सोल्जर्स के द्वारा मारे ना जाते अगर सेला के पिताजी ने, जो उनकी बेटी और जसवंत जी के रिश्ते के खिलाफ थे, धोखे से चाइनीज सोल्जर्स का साथ न दिए होते। जसवंत जी के शहीद होने की खबर सुनते ही सेला ने भी इस पहाड़ से कूद के अपनी जान दे दी। इस ट्रेजिक सी लव स्टोरी के बारे में भले ही हिस्ट्री में कोई जिक्र ना हो और ये बस लोकल्स तक ही सीमित हो, पर जसवंत सिंह रावत जी के वीरता और साहस की कहानी 100% ट्रू स्टोरी है और बेशक हमारे हिस्ट्री में रिकॉर्डेड है। सेला पास से निकलने के करीब 20 मिनट बाद आपको एक सुंदर सा वाटरफॉल मिलता है रास्ते के साइड पे ही। और 10 मिनट आगे आके हम पहुंच गए हैं जसवंतगढ़ में और इस जगह का नाम किन के नाम पे रखा गया है पता है? जसवंत सिंह रावत जी के। जसवंतगढ़ में आपको एक वॉर मेमोरियल देखने को मिलता है, तो चलिए अंदर से इसे देख के आते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं बुद्धिज्म में कौन सी चीज किससे रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पे द बैटल ऑफ नूरानांग, जिसके बारे में हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, उसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन दी गई है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं। जसवंतगढ़ का नाम पहले नूरानांग हुआ करता था और इस वॉर मेमोरियल को साल 1966 में इनॉग्रेट किया गया है। इस मंदिर जैसे स्ट्रक्चर में आप जसवंत जी के एक स्कल्पचर देख सकते हैं। उन्हें यहाँ आके श्रद्धांजलि जरूर अर्पण करें। ये रहा यहाँ का एक मैप और ये रहा चाइनीज ग्रेवयार्ड, जहाँ पे करीब 300 चाइनीज सोल्जर्स को दफनाया गया है। स्मृति स्थल का निर्माण उसी जगह पे किया गया है जहाँ जसवंत जी ने अपनी आखिरी सांसें ली थी। यहाँ आप उनके बिलोंगिंग्स को देख सकते हैं। जसवंत जी के अलावा भी जो कमांडर और अधिकारी थे 4th गढ़वाल राइफल्स के, उनके बारे में भी आप काफी कुछ जान सकते हैं। ऊपर की तरफ आपको रियल बंकर्स मिलते हैं जो 1962 के वॉर के दौरान इस्तेमाल किए गए थे, जिन्हें मैं ज्यादा डिटेल में नहीं दिखाऊंगा। ये थे रियल बंकर्स और काफ़ी अनोखा एक्सपीरियंस था। मैं अभी गिरने वाला था। इधर हमें कुछ और बंकर्स मिले हैं। ये 1962 में ही यूज़ हुआ बंकर है, बंकर 7। वो रहा बंकर 8 और यहाँ पे एक याक भी सोया हुआ है। मैंने सुना है ये जब एग्रेसिव होते हैं तो सीधे सींग से उठा के पटक देते हैं। तो आप बंकर से भी ऊपर आते हैं तो आपको मिलता है हेलीपैड और ये लास्ट पॉइंट है जहाँ तक आया जा सकता है। तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे स्मृति स्थल, एक टेम्पल और हेलीपैड है और बंकर्स हैं कुछ, और चाइनीज सोल्जर्स का ग्रेवयार्ड भी है। और 4 बजने वाले हैं और अभी तक हमने लंच नहीं किया है। मैं अब तो भूल ही गया था कि लंच भी कुछ होता है। लंच में मिलता हूँ सीधे।
लंच हमने किया जंग नाम के जगह पे। ये है थुक्पा, जो अरुणाचल में ही नहीं पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में खाया जाता है। इस सूपी नूडल्स में आप वेजिटेबल्स या फिर नॉनवेज चीजें भी ऐड कर सकते हैं। इसका प्राइस है 160 रुपए। जंग जाना जाता है मजेस्टिक जंग वाटरफॉल की वजह से, जहां हम लौटते वक्त जाने वाले हैं क्योंकि अभी तो अंधेरा हो गया है। जंग से तवांग की दूरी है 34 किलोमीटर और यहाँ से तवांग दिख भी जाता है, पर हमें तवांग पहुंचने में और 1.5 घंटे के करीब लग गए। शाम को हमने तवांग के छोटे से मार्केट को एक्सप्लोर किया और दिन का एंड किया। साइट सीइंग वगैरह करेंगे अगले एपिसोड में। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, मुझे इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ट्रैवलिंग।